दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोजेक्ट सिविल सर्विसेज चैनल पर। आज की क्लास करंट अफेयर्स की होगी, जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ में टॉपिक का गहनता से विश्लेषण करने वाले हैं। देखते हैं आज का पहला टॉपिक, हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट। ये चर्चा में क्यों रहा वो देखेंगे और ये है क्या, इस सब का हम विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले देखते हैं किसी भी टॉपिक का कि वो चर्चा में आखिर क्यों रहता है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 800 किलोमीटर हर्बल रोड प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, तो इसलिए चर्चा में रहा। सरकार ध्यान रखना कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश। और ये है क्या वो देखते हैं। हर्बल का मतलब होता है आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ, जो प्राचीन संस्कृति का हमारा एक हिस्सा है। प्राचीन काल से ही वो विभिन्न रोगों के उपचार में उपयोग में ली जाती है। तो इसका कॉन्सेप्ट है कि राजमार्ग के दोनों किनारों पर ऐसी जड़ी बूटियाँ, ऐसे पेड़ लगाने। तो जैसे अगर हम देखें आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में, जैसे नीम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, हल्दी, ब्राह्मी, त्रिफला, गिलोय, आंवला, ग्वारपाठा, तुलसी, अश्वगंधा और भी अन्य कई तरह की जड़ी बूटियाँ जिनके वृक्ष हमारे आम जीवन में बहुत उपयोगी है। जैसे कि हम खाने बनाने में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर विभिन्न रोगों के उपचार में हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यूपी सरकार का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि राजमार्गों के किनारे 800 किलोमीटर तक वृक्षों के तौर पर उनको लगाया जाए। जैसे देखो ये पिक्चर है, इस इमेज में आप देख सकते हो कि ये राजमार्ग है और इसके दोनों साइड वृक्ष लगे हुए हैं। तो हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट, ध्यान रखना अगर आ जाए एग्जाम में, उत्तर प्रदेश सरकार का है और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से संबंधित जितने भी वृक्ष हैं उनको 800 किलोमीटर तक किनारे पर लगाना है। इसके आखिर क्या लाभ होंगे, क्यों उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है, तो इसका लाभ हम देखते हैं। सबसे पहला लाभ होगा आयुर्वेदिक औषधियों को बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में हमारी बहुत बड़ी जनसंख्या एलोपैथी पर निर्भर है। कोई भी छोटा सा रोग होता है, हम या तो मेडिकल स्टोर पर जाते हैं या किसी डॉक्टर के पास जाकर के एलोपैथी का ट्रीटमेंट लेते हैं। लेकिन हमारे आयुर्वेदिक औषधियों में कई तरह की ऐसी औषधियाँ हैं जो प्राचीन काल से ही लोगों के द्वारा इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन वर्तमान में उन्हें भुला दिया गया है। तो उन्हीं को बढ़ावा मिलेगा और उससे हमारी पैसों की भी बचत होगी, जो एलोपैथी पर हम बहुत बड़ा हिस्सा खर्च करते हैं। और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होगा। और इनका महत्व पता लगा है अभी कोरोना के दौर में। कोरोना वायरस उन लोगों को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है। तो आयुर्वेदिक औषधियों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा। दूसरा फ़ायदा क्या है कि गंगा के किनारे जो भी राजमार्ग है वहाँ पर अगर ऐसे वृक्ष लगाए जाते हैं तो वहाँ पर मौजूद किसानों की आय में वृद्धि होगी। आपको पता है कि 2022 तक सरकार का इरादा किसानों की आय दोगुनी करने का है। तो अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो उसके बाद वहाँ पर मौजूद किसान हैं उनको भी आजीविका के स्रोत में वृद्धि होगी, उनकी भी आजीविका बढ़ेगी। तीसरा इसका महत्वपूर्ण लाभ है वायु प्रदूषण पर लगाम। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, अगर आपको करंट अफेयर्स से आप जुड़े रहते हैं तो आपको पता होगा, एक रिपोर्ट आई थी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। उसमें उत्तर प्रदेश के टॉप 20 में मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट है। तो उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इस प्रोजेक्ट से एक फ़ायदा ये भी ढूंढा है कि वायु प्रदूषण पर लगाम होगी और जो इस तरह की रिपोर्ट आती है उसमें हमारे शहर नहीं आए। इसके बाद एक जीवन शैली से संबंधित रोगों का निदान भी इस प्रोजेक्ट में देखा जा रहा है। आप देखते हो कि आम जीवन शैली हमारी ऐसी हो चुकी है कि हम कई रोग हमारे लग जाते हैं, जैसे डायबिटीज, मोटापा, दुर्बलता। तो ये सब चीज़ें क्या है, हमारी जीवन शैली से संबंधित रोगों से रिलेट है। तो इनका निदान हमें आयुर्वेदिक औषधियों में मिलेगा। एक जैव विविधता में बढ़ोतरी होगी, नो डाउट। बायोडाइवर्सिटी अगर बढ़ेगी, अगर वृक्षारोपण होता है तो एक राजमार्गों की सुंदरता में इजाफा होगा। इससे क्या फ़ायदा होगा, पर्यटन क्षेत्र में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में सफलता मिलेगी। तो ये सब चीज़ें हमने देखी है हर्बल्स रोड प्रोजेक्ट की। अब देखते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन करने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपने जो पढ़ा है वो आपको कितना याद है, आपने कितना ध्यान से सुना है, कितना ध्यान से पढ़ा है, वो फ़ायदा हमें मिल जाता है। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं, कोशिश करना आप सही करो। हर्बल रोड प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। सबसे पहले हमें देखना है कि उपरोक्त कथनों में से सत्य पूछा या असत्य। देखो यहाँ पर गौर करो, असत्य कथन की पहचान करनी है।
तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर आप गौर किया करो, यूपीएससी में 7 से 8 क्वेश्चन असत्य के आते हैं और वो हम केवल छोटी सी लापरवाही की वजह से गलत कर देते हैं। तो इसलिए इसमें असत्य कथन की हमें पहचान करनी है। पहला कथन देखते हैं, यह राजस्थान सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। हमने उसमें डिस्कस किया है कि राजस्थान सरकार का नहीं बल्कि वह उत्तर प्रदेश सरकार का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, तो यह गलत हो गया। दूसरा कथन देखते हैं, इस प्रोजेक्ट के तहत आयुर्वेदिक संस्कृति एवं आयुर्वेदिक औषधियों को बढ़ावा देने का कार्य किया जाएगा। यह बिल्कुल ठीक बात है। तो इसमें पूछा क्या, असत्य। असत्य कौन सा हमारा, पहला, तो इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन, केवल एक। अब देखते हैं अगला टॉपिक, 5G क्लब या D10 ग्रुप, इससे संबंधित है ये चर्चा में क्यों रहा है। हाल ही में ब्रिटेन के द्वारा, गौर करना, ब्रिटेन के द्वारा इसको प्रस्तावित किया गया है, जिसमें भारत को भी निमंत्रण, इनविटेशन दिया गया था। तो कोई भी ऐसा कन्वेंशन या कोई भी ऐसा ग्रुप या कोई भी ऐसा क्लब या कोई भी एग्रीमेंट वैश्विक स्तर पर अगर भारत से संबंधित हो तो उसे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर याद करना ही होगा। ये है क्या, वो देखते हैं। ब्रिटेन के द्वारा, देखो गौर करना, ब्रिटेन ने इसको प्रस्तावित किया है और भारत को उसने निमंत्रण भेजा कि आप भी इस क्लब में आइए। ब्रिटेन के द्वारा प्रस्तावित इस ग्रुप के माध्यम से 10 लोकतांत्रिक देशों, इसका नाम देखो D10, डी का मतलब क्या है, डेमोक्रेटिक, तो इसका मतलब क्या, लोकतांत्रिक देश है, उन्हीं को ही निमंत्रण भेजा है। 10 लोकतांत्रिक देशों को 5G तकनीक में अवसंरचना विकसित करने के लिए आमंत्रण दिया गया है। 5G तकनीक का विकास करेंगे ये 10 देश मिलकर, ये सभी देश साथ में 5G तकनीक का विकास करें, 5G तकनीक से संबंधित जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका विकास करें, तो ये सभी एक साथ 5G पर काम करेंगे। आखिर ऐसा फैसला क्यों लिया गया, क्यों ब्रिटेन ने इनविटेशन भेजा है, उस क्यों का पता लगाते हैं हम कि आखिर ऐसा क्यों कदम उठाया गया है। आपको पता है कि चीन की एक कंपनी, हुए कंपनी, उसने अलग अलग देशों में 5G तकनीक के विकास के हेतु ट्रायल चला रखा है। वहाँ पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर का भी निर्माण कर रहा है और वहाँ पर 5G तकनीक की तक पहुँच स्थापित करने के लिए वहाँ पर पैसा भी बहुत खर्च कर रहा है। लेकिन अभी कोरोना के दौर में चीन को अलग थलग करने की रणनीति और चीन पर निर्भरता कम करने की रणनीति के तहत इस ग्रुप की स्थापना को प्रस्तावित किया गया है। अभी आपको पता होगा कि कोरोना का आरोप चीन के ऊपर लगाया जा रहा है कि चीन में ये लेबोरेटरी में कार्य चल रहा था, चीन ने विश्व को इससे दूर रखा, यानी चीन ने बताया नहीं जो भी वहाँ पर विकास हो रहा था उसके बारे में, और पूरे विश्व की जिम्मेदारी तय की जा रही है चीन के ऊपर कि चीन ने गलत किया है। और दूसरी बात, अगर 5G तकनीक में हुए कंपनी सफल हो जाती है तो चीन पर निर्भरता हो जाएगी सभी देशों की। तो कुल मिलाकर के चीन को काउंटर करने के लिए इन 10 लोकतांत्रिक देशों का एक क्लब बनाया जा रहा है, जिसमें 5G तकनीक पर भविष्य में चीन पर निर्भरता नहीं रहनी पड़े, ये इसका मुख्य टारगेट है। इसमें 10 मेंबर कौन से हैं, G7 के 7 सदस्य है। G7 का मतलब है ग्रुप 7 है, जिसमें 7 सदस्य वर्तमान में काम करते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, जापान और कनाडा। इनके अलावा 3 देश और है, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया एवं हमारा भारत। तो देखो आप, वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति काफ़ी मजबूत हो रही है कि कहीं भी अगर ऐसा कोई नया ग्रुप बनता है तो भारत को ज़रूर याद किया जाता है। जैसे अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि G7 में भारत को भी इंक्लूड किया जाए। तो आप देख सकते हो कि भारत की वैश्विक स्थिति कितनी रिफॉर्म कर रही है, सुधार कर रही है। अब देख लेते हैं इससे संबंधित हम क्वेश्चन। D10 क्लब निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर दोगे। कोरोना वायरस से निपटने के लिए विभिन्न देशों के द्वारा चिकित्सीय अवसंरचना का निर्माण करना। नहीं दोस्तों, हमने ऐसा कभी नहीं पढ़ा कि मेडिकल के सेक्टर में D10 क्लब काम करेगा। लोकतांत्रिक देशों के द्वारा 5G तकनीक का विकास एवं अवसंरचना का निर्माण करना, ये ठीक बात है। हमने देखा था कि 5G तकनीक है उसका डेवलपमेंट किया जाएगा, उससे संबंधित जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका निर्माण ये सभी 10 देश मिलकर करेंगे। और क्यों करेंगे, चीन को काउंटर करने के लिए, ताकि चीन पर भविष्य में निर्भरता 5G तकनीक पर ना रहे। अब देखते हैं हम अगला टॉपिक। यह MSME सेक्टर से संबंधित है, माइक्रो, स्मॉल एंड
मीडियम एंटरप्राइजेज, यानी एम का मतलब हो गया माइक्रो सूक्ष्म, एस का मतलब हो गया स्मॉल लघु, और इस एम का मतलब हो गया मीडियम मध्यम, और ई का मतलब उद्योग या उद्यम। तो ये चर्चा में क्यों है, हम क्यों इस सेक्टर का डिस्कस कर रहे हैं, वो जानना सबसे पहले ज़रूरी है। अभी कुछ दिन पहले MCME में परिभाषा में बदलाव किया गया है, यानी कुल मिलाकर बात यह कि किसको माइक्रो माना जाए, किसको स्मॉल कहा जाए और किसको मीडियम कहा जाए, तो उसकी परिभाषा एक तय करनी होती है हमें। और यह तय की गई थी पहले 2008 के आसपास एक एक्ट आया था, उसमें यह परिभाषा तय की गई थी, लेकिन वर्तमान में उसमें बदलाव किया गया, तो इसलिए हमें जानना ज़रूरी है कि वो बदलाव क्या है। लेकिन उससे पहले कुछ हम फैक्ट देख लेते हैं कि अगर आपके मेंस में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है या फिर आपको इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, तो शुरुआत आप MSME सेक्टर की इन फैक्ट से करना, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। जैसे कौन से फैक्ट है जो हमें ध्यान रखने हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार 6 करोड़ से अधिक MSME पर निर्भर है। तो देखो आप 6 करोड़ का योगदान MSME का है, भारतीय अर्थव्यवस्था के बैकबोन के रूप में काम करता है। भारत की अर्थव्यवस्था की GDP में 29% का योगदान MSME का है, यानी 6 करोड़ टोटल MSME हमारे देश में, 6 करोड़ से अधिक ही है, कम नहीं है। कम से कम हम मान के चलते 6 करोड़ MSME हमारे देश में काम कर रही है, और वो सभी मिलाकर के देश के GDP में 29% का योगदान दे रही है। तो एक फैक्ट हमारे पास में हो गया। अगर आपको कहीं पर बोलना पड़े या कहीं पर लिखना पड़े तो आप ये लिखना कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बैकबोन के रूप में 6 करोड़ से अधिक MSME काम कर रही है, जो अर्थव्यवस्था की GDP में 29% का लगभग योगदान दे रही है। तो ये दोनों मिलाकर के आपके पास में एक बात हो गई। इसके साथ साथ रोजगार में अगर देखें तो 11 करोड़ से अधिक लोगों को ये रोजगार प्रदान कर रही है, और भारतीय निर्यात में भी लगभग आधा निर्यात इनके द्वारा किया जा रहा है। तो ये देखो कितना एक बड़ा फ़ायदा, अगर MSME सेक्टर हमारा मजबूत होता है तो एक्सपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट, GDP में योगदान, और हमारी अर्थव्यवस्था की बैकबोन के रूप में MSME मजबूती से काम करेगी। अब हम देखते हैं कि आखिर इसकी परिभाषा क्या थी और क्या बदलाव किए गए, वो सब बातें देखते हैं। देखो पहले क्लासिफिकेशन था वो 2 तरह का था, एक तो मैन्युफैक्चर यानी विनिर्माण, और एक सेवा, यानी जो विनिर्माण वाली उद्यम है उनको अलग रखा जाता था, और सेवा क्षेत्र की जो उद्यम है उनको अलग रखा जाता था। और उनका जो क्राइटेरिया था वो एकदम डिफरेंट था। जैसे माइक्रो के लिए निवेश 25 लाख से कम हो, और सेवा क्षेत्र के हो तो 10 लाख से कम हो। तो ये दोनों बातें ध्यान रखना, अगर मैन्युफैक्चर में तो 25 लाख से कम और सेवा क्षेत्र में 10 लाख से कम। लेकिन पुरानी परिभाषा के आपको ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, जो नए बदलाव हुए वो देखते हम। इसी तरह स्मॉल में है और इसी तरह मीडियम में है। स्मॉल में मैन्युफैक्चर में इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से कम है, उसको स्मॉल कहा जाएगा, और अगर सेवा क्षेत्र की अगर है तो 2 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट है तो उसको स्मॉल कहा जाएगा। और मीडियम की बात करें तो मीडियम में निवेश मैन्युफैक्चर सेक्टर में 10 करोड़ से कम होने पर उनको MSME का दर्जा प्रदान होगा, मीडियम का। और अगर सेवा क्षेत्र की MSME है तो अगर वो 5 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट है तो उसको मीडियम का दर्जा प्रदान किया जाएगा। लेकिन अभी जो चेंज हुई है डेफिनेशन, उसकी बात करते हैं। देखो सबसे पहली बात आप ध्यान रखना कि जो पहले 2 क्लासिफिकेशन था, मैन्युफैक्चर अलग और सर्विस सेक्टर की अलग MSME, इन दोनों को एक ही कर दिया गया है। यानी अभी वर्तमान में मैन्युफैक्चर और सर्विस सेक्टर की MSME दोनों एक ही श्रेणी में, ध्यान रखना। अब इसमें माइक्रो, स्मॉल और मीडियम आखिर किन्हें माने हम, तो इन्वेस्टमेंट के आधार पे अलग है और टर्नओवर के आधार पे अलग है। तो ये दोनों कंडीशन में से अगर दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन फुलफिल करती है तो उसे माइक्रो में माना जाएगा। जैसे इन्वेस्टमेंट अगर 1 करोड़ से कम हो या टर्नओवर 5 करोड़ से कम हो। इसी तरह स्मॉल किसको मानेंगे, अगर 10 करोड़ से कम हो और 50 करोड़ से कम टर्नओवर हो। और मीडियम किसको मानेंगे, 20 करोड़ से निवेश कम हो और टर्नओवर। देखो यहाँ पे ये एक कुछ दिन पहले रिफॉर्म किया गया है, तकरीबन 6-7 दिन पहले, कि यहाँ पर 250 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 100 करोड़ यहाँ पे गलत है, मिस प्रिंट हो रखा है। तो टर्नओवर कितना है, 250 करोड़ रुपए। मीडियम के लिए टर्नओवर कितना है, 250 करोड़ रुपए, वो ध्यान रखना। 100 करोड़ नहीं है, पहले 100 करोड़ तय किया गया था, लेकिन बाद में इसको बदल करके 250 करोड़ कर दिया गया है। अब देखते इससे संबंधित हम एक क्वेश्चन। हाल ही में MSME क्षेत्र की परिभाषा में बदलाव किया गया है, इसके संबंध में हमें सत्य कथन की पहचान करनी है। देखो गौर करना, सत्य कथन की पहचान करनी है। पहला कथन देखते हैं, विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र की MSMEज की परिभाषा का आधार समान ही कर लिया गया है।
हमने देखा था कि पहले विनिर्माण की एमएसएमई अलग थी और सेवा क्षेत्र की अलग थी, लेकिन इस नई परिभाषा में दोनों का आधार सेम ही कर लिया गया है। ये बात बिल्कुल ठीक है, हमें सत्य ही पहचान करनी है और ये एकदम ठीक है। नई परिभाषा के अनुसार मध्यम एमएसएमईज का टर्नओवर अधिकतम 250 करोड़ रुपए होना चाहिए। ये हमने बिल्कुल देखा था कि अगर मध्यम एमएसएमई का दर्जा प्रदान करना है तो उसका टर्नओवर मैक्सिमम 250 करोड़ रुपए होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। तो ये बात भी एकदम ठीक है। तो इसमें सत्य कथन पूछा, सत्य हो जाएंगे दोनों ही। देखते अगला टॉपिक। यह स्वदेश पहल के बारे में दिया हुआ है। हमें सबसे पहले देखना कि है क्या। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय एवं विदेश मामलों का मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। तो इसमें देखो 3 मंत्रालय साथ मिलकर काम कर रहे हैं। एक तो कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय हो गया, एक सिविल एविएशन वाला मंत्रालय हो गया और एक अपना विदेश मामलों का मंत्रालय हो गया। ये है क्या। कोरोना वायरस से प्रभावित देशों से भारतीय लौट रहे। आपको पता है कि भारत का एक वंदे मातरम अभियान था जिसमें भी टारगेट किया गया था कि जो भी बाहर फंसे हुए नागरिक हैं उनको वापस हमारे देश में लाया जाए। तो उन नागरिकों को भारत में रोजगार सुनिश्चित करने हेतु चलाई गई एक पहल है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि भारत में उन लोगों को रोजगार देना भारतीय सरकार का एक प्रमुख लक्ष्य है और उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वदेश पहल चलाई गई है, जिसके तहत क्या होगा कि एयरपोर्ट पर उससे एक फॉर्म भरवा लिया जाएगा। अगर आप बाहर से आए हो तो आपसे एक फॉर्म फिलअप करवा लिया जाएगा जिसमें आपको ये मेंशन करना होगा कि विदेश में आप क्या काम करते थे और उसमें आपको कुशलता हासिल है, यानी आप फॉरेन में क्या काम करते थे और उसमें आपको स्किल हासिल है, उसका आप कैसे यूटिलाइज भारत में करेंगे। तो इससे हमें एक डेटा मिल जाएगा और वो डेटा हम क्या करेंगे, विभिन्न हितधारकों को साझा कर देंगे। हितधारक उनको, जैसे मान लो कंपनी होती है, कंपनी को ज़रूरत होती है किसी विशेष क्षेत्र के व्यक्ति की, तो हमारे पास में डेटा रहेगा कि बाहर से एक व्यक्ति ऐसा आया जो उस विशेष क्षेत्र में अच्छा कौशल रखता है, तो हम उस कंपनी को डेटा दे देंगे और वो कंपनी आवश्यकता होने पर उसे बुला लेगी। तो ये स्वदेश पहल का उद्देश्य क्या है, विदेशों से भारतीय लौट रहे उनको भारत में रोजगार सुनिश्चित करना। और कैसे करेंगे, उनसे एक फॉर्म भरवा लेंगे, उससे हमें पता लग जाएगा कि उसकी स्किल कैसी है, वो कैसा काम करते थे बाहर, और उस डेटा को हम विभिन्न हितधारकों से साझा कर देंगे, जैसे विभिन्न कंपनियों से साझा कर देंगे और आवश्यकता होने पर कंपनी उनको रोजगार के लिए बुला लेगी। इसके तहत एक स्वदेशी स्किल कार्ड्स भी दिया जाएगा। इस स्किल्स कार्ड का फ़ायदा ये रहेगा कि अगर कंपनी के पास में उस व्यक्ति विशेष का डेटा नहीं भी है तो उस कार्ड में उसका डेटा रहेगा और साथ में अगर वो कहीं पर भी रोजगार के लिए जाएगा तो उस कार्ड का वो यूज कर सकता है। इसको लागू करने वाली एजेंसी है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अधीन NSDC, राष्ट्रीय कौशल विकास कॉरपोरेशन, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो इसमें मुख्य रूप से स्वदेश पहल में 2 ही बातें हैं। एक तो 3 मंत्रालयों की ये संयुक्त पहल है, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय एवं विदेश मामलों का मंत्रालय। और दूसरी इसका उद्देश्य क्या है, बाहर से लौट रहे नागरिकों को भारत में रोजगार प्रदान करना। अब इससे संबंधित हम MCQ देख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। उपरोक्त में से हमें सत्य कथन की पहचान करनी है। तो देखो सत्य कथन है वो हमें यहाँ पर देखना है, ये यहाँ पर मिसप्रिंट हो रखा है। पहला कथन देखते हैं, विदेशों से आने वाले भारतीय नागरिकों को भारत में रोजगार सुनिश्चित करने हेतु चलाई गई एक पहल। ये एकदम ठीक बात है। यह कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक विमानन मंत्रालय एवं वित्त मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय एकदम ठीक है, नागरिक विमानन मंत्रालय भी ठीक है, लेकिन वित्त मंत्रालय नहीं है। वित्त मंत्रालय की जगह कौन सा मंत्रालय, विदेश मामलों का मंत्रालय। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। इसके तहत विदेशों से लौट रहे नागरिकों के कौशल संबंधी डेटा को विभिन्न कंपनियों में साझा किया जाएगा ताकि आवश्यकता होने पर उनको रोजगार के लिए बुलाया जा सके। ये भी एकदम ठीक है, हमने देखा था। तो इसमें दूसरा तो गलत है और 1 और 3 सही है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा D। अगर आपने इसमें दूसरा भी निकाल लिया कि गलत है तो बाकी 2 ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं थी। देखो यहाँ पे A ऑप्शन में भी 2 है, B में भी 2 है और C में भी 2 है,
तो अगर आपने यहाँ पे देख लिया दूसरा गलत, तो ये तीनों अपने आप ही गलत हो गए थे। देखते अगला टॉपिक, पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी EPI। इसका अभी हाल ही में 12वां एडिशन लॉन्च हुआ था, यानी 12वां एडिशन प्रकाशित हुआ था 2020 का। देखते सबसे पहले आखिर इसको प्रकाशित कौन करता है। येल विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय एवं वैश्विक आर्थिक फोरम के द्वारा संयुक्त रूप से इसका प्रकाशन किया जाता है। तो कुल मिलाकर के 3 संस्थाएं हैं जो इसको प्रकाशित करती है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात, ये 2 वर्षों में एक बार ही होता है, तो ये ध्यान रखना कि ये प्रत्येक वर्ष नहीं होगा, ये 2 वर्षों में एक बार होगा। और 180 देशों का पर्यावरणीय प्रदर्शन को मापता है, जिसमें 32 इंडिकेटर्स का उपयोग करते हैं हम। ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितने इसमें इंडिकेटर होते हैं और कौन से होते हैं, क्या है वो हमें जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें भारत का अगर प्रदर्शन की बात की जाए तो कुल 180 देशों में से भारत की पोजीशन है 168वीं, जो 2017 से सुधार हुआ है। 2017 में थी 177वीं, लेकिन अभी 168वीं है। तो इसमें महत्वपूर्ण बात एक तो हमें ध्यान रखना होगा कि कौन प्रकाशित करता है, क्योंकि आपको पता होगा कि इंडेक्स का क्वेश्चन यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। लास्ट ईयर 3 क्वेश्चन इंडेक्स से रिलेटेड थे, तो 3 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात है अगर किसी एक टॉपिक से रिलेटेड होते हो। तो हमें सूचकांक के बारे में एक तो पता होना चाहिए कौन उसको प्रकाशित करता है। पहली बात तो ये हमें एकदम क्लियर पता होना चाहिए। अगर उसमें 4-5 इंडिकेटर यानी 4-5 उसके मापदंड है तो वो याद कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा है जैसे इसके 32 है तो वो याद करने की हमें आवश्यकता नहीं है। एक आइडिया लेना चाहिए कि भारत की परफॉर्मेंस क्या रह रही है, हल्का सा एक आइडिया हो, चाहे आपको ये नहीं पता हो कि उसकी रैंकिंग कितने, लेकिन एक आइडिया होना चाहिए कि भारत लगातार रिफॉर्म कर रहा है या फिर भारत पिछड़ रहा है। तो इसमें भारत रिफॉर्म कर रहा है। अब इससे संबंधित हम देख लेते हैं क्वेश्चन। पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। देखो यहाँ पर क्या पूछा वो देखते हैं। सत्य कथन पूछा है, ध्यान रखना। सत्य और असत्य में कंफ्यूज हो सकते हैं हम, इसलिए सत्य कथन पे हमें देखना है कौन से है। पहला कथन देखते हैं, येल विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय एवं वैश्विक आर्थिक फोरम के द्वारा संयुक्त रूप से इसका प्रकाशन किया जाता है। ये हमने देखा था, बिल्कुल ठीक बात है। यह रिपोर्ट 1 वर्ष में 2 बार प्रकाशित होती है। ये गलत है, हमने देखा था 2 वर्षों में एक बार होती है, तो दूसरा गलत हो गया। इस रिपोर्ट में भारत की स्थिति पिछले वर्ष की तुलना में सुधार हुआ है, ये भी ठीक बात हमने देखा था। पहले थी 177 और 168 अभी हो गई है, तो सुधार तो हुआ है। तो इसमें 1 और 3 ठीक है, यानी सी ऑप्शन ठीक है और दूसरा गलत था। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।